आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप नमस्ते सभी सर। का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आज के बाल प्रहरी के 1190वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि कहानी वाचन कार्यशाला है। ये आज का कहानी वाचन कार्यशाला अपने आप में एक नया कार्यशाला है। क्योंकि अभी तक हम पाठ्य पुस्तक की कविताओं कहानियों को पढ़ते रहे हैं, हमारे दूसरे बड़े लोग कहानी पढ़ते रहे हैं। आज हमने बच्चों से सुनी सुनाई कहानियाँ अपने घर के लोगों से सुनी हुई कहानियाँ सुनाने के लिए कहा है और काफ़ी बच्चों ने इसमें सहमति दी है। तो आज मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती नीना सिंह सोलंकी जी की जो कि भोपाल से मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं और आप किसी नमस्कार, सबको परिचय नमस्कार मेरा। आप प्लीज़ नीना जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो नीना जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप हमारे इस पटल पर पहले भी जुड़ चुकी हैं कहानी वाचन सत्र में, इसीलिए आज आपको मुख्य अतिथि बतौर यहाँ जोड़ा गया है। आपकी कहानियाँ देश की प्रसिद्ध बाल पत्रिकाओं में छपती रही हैं, आपके 3 बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और आपके राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1 दर्जन संस्थाओं से आप सम्मानित हो चुके हैं। बाल प्रहरी द्वारा गंगा अधिकारी कहानी पुरस्कार दिया जाता है, तो 2022 में आपको हमारी संस्था ने भी सम्मानित किया है। आपकी रचनाओं का अनुवाद पंजाबी भाषा में भी हुआ है और हमको ये बताते हुए खुशी होती है कि इस बार गैरसैंण में आयोजित होने वाले बाल साहित्य सम्मान में आपकी पुस्तक को चुना गया है टीनू का पुस्तकालय और आपकी पुस्तक बच्चों ने काफ़ी पसंद की है क्योंकि हमने इन पुस्तकों को यहाँ बच्चों को पढ़ाया। तो आपको हम बधाई देते हैं और आपका स्नेह इस पटल को आगे मिलता रहेगा और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस पटल पर हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर आपका नीना जी का और विशिष्ट अतिथि पल्लवी बिष्ट, अध्यक्षता करेंगे लक्षिका जी जो कि डीडी हाट से हमारे बीच हैं और संचालन करेंगे हमारे दोस्त अर्चित जैन जी जो कि कक्षा 10 के छात्र हैं सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आठर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं हमारे बीच। आपका स्वागत है सर। और इस पटल पर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी भी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिसमें आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं, हेमा देवतला जी, हरीश देवतला जी और गिरिजा शंकर जोशी जी हमारे बीच, नेहा कोहली कोहली जी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अन्य साथी जुड़े हैं। मैं पूनम पंत जी हमारे बीच जुड़ गए हैं घोंगली हाट से, उमा कांडपाल जी और सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त अर्ची जी को। अर्ची जी, आप आज के कार्यक्रम में कहानी वाचन कार्यशाला होनी है, अधिकतम 4 मिनट का समय दिया जाना है और किताब में से कागज में से देख के नहीं पढ़ना है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कल पहेली वाचन कार्यशाला के लिए जिन्होंने सहमति नहीं है देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं मंच सौंपता हूँ अर्चित जी को। अर्चित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, धन्यवाद। श्वेत वस्त्र में माता विराजे, वीणा की धुन सुनाई, जो माँ के चरणों में झुके उसे ज्ञान का भंडार मिल जाए। सभी को सादर नमस्कार। मैं अर्चित जैन, कक्षा 10 उदयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज बाल प्रहरी के कार्यक्रम में संचालन करने का अवसर दिया। इसी के साथ में आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, श्याम पलट पांडे सर व अशोक कुमार नेगी सर, सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीना सिंह सोलंकी जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 से व अध्यक्षता कर रही कुमारी लक्षिका कक्षा 4 से हैं। वह सभी प्रतिभागियों का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से मैं मंगलजीत जैन द्वारा जुड़ा, जो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनके द्वारा जुड़ा, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया बाल प्रहरी में जुड़ने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ यह बहुत ही
अच्छी कार्यशाला है। इसमें बच्चों का मनोबल बढ़ता है तथा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। कहीं मंच पे बोलने की हमें अपने अंदर की शक्ति होती है। डर नहीं होता है मंच पे बोलने का, किसी को भी कोई डर नहीं होता है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो अ, अध्यक्षता कर रहे थे, कुछ संचालन कर रहे थे, कोई विशिष्ट अतिथि का। मुझे भी उस दिन करने की इच्छा हुई। मैंने संचालन कई कई बार कर रखा है। इसी बात का आभार प्रकट करते हुए आज के पहले प्रतिभागी, आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, स्वागत। जी भाई, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। जैसे कि जानते हैं कि सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि है श्रीमती नीना सिंह सोलंकी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से और अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन लक्षिका, कक्षा 4, ग्लोरियम इंटर कॉलेज DDR पिथौरागढ़ से, एवं बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के लिए आमंत्रित करा। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रेरी मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल प्रेरी का 1000वां 190वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि कहानी वाचन कार्यशाला है। यह मेरी मनपसंदीदा कार्यशाला में से एक है, क्योंकि इसमें हमें तरह-तरह की कहानियां सुनने को मिलती है तथा हमारे बोलने का कौशल भी बढ़ता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां, जो कि हमारी कक्षा 8 NCERT की पाठ्य पुस्तक का पहला। इसमें लेखक कांता नाग कहते हैं कि जब अपने मामा के गांव जाते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत मजा आता है। वो बहुत चाव से जाते हैं क्योंकि वहाँ उनके मामा के गांव में एक लाख की चूड़ियां बनाने वाला बदलू कारीगर रहता था, जो लेखक को रंग-बिरंगी लाख की गोलियां बना के देता था। तो लेखक को अपने मामा के घर जाना बहुत पसंद था। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मामा के वहां जाता था और बदलू के साथ रहता था और बातें करता था तथा बदलू उसे रंग-बिरंगी गोलियां देता था। इसी के साथ वह बदलू को बदलू काका कहता था, बदलू मामा नहीं कहता था, जबकि वो उसके मामा का गाँव था। इसलिए उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, पर बाकी बच्चे उसे बदलू काका कहते हैं। इस कारण लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। और बदलू बहुत अच्छा कारीगर था लाख की चूड़ियों का। वो बहुत सुंदर लाख की चूड़ियां बनाता था। बाहर पे उसके मकान के बाहर पे एक उसकी गद्दी, उसकी चौखट रखी थी, जहाँ पे वो बैठता था, लाख की चूड़ियां बनाता था, लाख को पिघला के लाख को आकार देता था और फिर मुंगड़ी की मदद से उसे गोल और चिकना करके लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बदलू की लाख की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध थी। आसपास के गांव में हर जगह लाख की चूड़ियां पहनते थे। लाख की चूड़ियां हाथों में भी बहुत जचती थी और शोभा देती थी। और लेखक और बदलू का एक आम का बगीचा भी था तथा उसकी बहुत सारी गायें भी थी। इसलिए वह जब भी लेखक गाँव आते तो बदलू उसे बहुत सारे आम अपने बगीचे से देता तथा जब उसकी गाय जाती तो उसके लिए मलाई बचा के भी रखता। तो लेखक को बदलू बहुत पसंद था और लेखक को बदलू से बहुत अत्यधिक प्यार था। बदलू को बस एक चीज से बहुत ज्यादा घृणा होती थी, वो थी कांच की चूड़ियां। उसे कांच की चूड़ियों से इसलिए घृणा थी
क्योंकि काँच की चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती थी और कुछ लोग लाख की चूड़ियाँ ना पहन के काँच की चूड़ियाँ भी पहनते थे। इसलिए उसे लाख की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी और वो लाख की चूड़ियाँ की और वो काँच की चूड़ियों की निंदा करता था। और लेखक से कहता था कि काँच की चूड़ियाँ तो बहुत गंदी होती है, ये बहुत आसानी से टूट जाती है तथा ये मशीनों से बनाई जाती है जिससे बहुत से लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर बेरोज़गार हो जाते हैं। इसी के साथ लेखक उससे बहुत सारी लाख की चूड़ियाँ लेकर अपने गाँव चला जाता है, अपने वापस घर चला जाता है शहर और फिर उसके पापा की पोस्टिंग कहीं और दूर आ जाती है। इस कारण वो शहर से और दूर चले जाते हैं। अपने मामा के गाँव से लेखक का परिवार और दूर चला जाता है। इस कारण लेखक अपने मामा के गाँव बहुत सालों तक नहीं जाता। जब कुछ सालों बाद वो बड़े मेहनत से अपने मामा के गाँव जाते हैं, तब लेखक बहुत बड़ा हो जाता है और वो करीबन उन्हें 10 साल हो गए थे जब वो अपने मामा के घर नहीं गए थे। के साथ नहीं गए थे और फिर जब लेखक हुँ, लेखक जब लेखक जब अपने मामा के गाँव गया 10 साल बाद तो वो बहुत बड़ा हो गया था, इस कारण उसे बदलू की ज़्यादा याद भी नहीं थी। इसलिए वह बदलू से मिलने भी नहीं गया तथा वहीं अपने मामा के गाँव में रहने लगा। फिर उसे बहुत दिनों तक बदलू का ख़्याल नहीं आया। फिर बहुत दिनों बाद उसे बदलू का ख़्याल आया जब उसकी मामा की बेटी पिंकी बरसात में जब फिसल गई थी, तो उसने अपने हाथ में काँच की चूड़ियाँ पहनी थी, वो टूट गई और उसके हाथ में चुभ गई, जिससे उसका बहुत ज़्यादा खून आया और उसके मामा घर में नहीं थे, तो उसे मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी करते वक़्त उसे बदलू का ध्यान आया कि कैसे बदलू कहा करता था कि लाख की चूड़ों से हाथ कट जाता है जब टूटती है और बहुत पतली होती है। पतली होती है, इसी के साथ फिर पतली होती है तो लेखक बदलू से मिलने जाता है और बदलू से पहचान नहीं पाता और बदलू बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो लेखक उसे पहचानने में उसकी मदद करता है। फिर बदलू लेखक को पहचान लेता है और बदलू लेखक को बहुत सारे आम देता है, पर लेखक उसे मना कर देता है और कहता है कि काका आजकल आप लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते, तो इस कारण इस पे बदलू दुखी होकर कहता है कि अब तो सब काँच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं, मेरी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, इस कारण मैं अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करूँ? अब तो मेरे जैसे बहुत कारीगर बेरोज़गार हो गए हैं। इस पर लेखक को बहुत बुरा लगता है और बदलू लेखक को रंग-बिरंगी गोलियाँ भी नहीं दे पाता। बदलू कहता है कि इस मशीनी युग ने बहुत से लोगों के हाथ काट दिए हैं। हाथ काटने से यहाँ पे मतलब है कि बहुतों को बेरोज़गार कर दिया है मशीनी युग ने। इस पे लेखक भी अपना प्रस्ताव देता है और फिर बदलू कहता है कि मैंने एक आखिरी जोड़ा सरपंच की बेटी की शादी में बनाया था, जो सरपंच मुझे कम दाम दे रहा था, तो मैंने उसे मना कर दिया और वो जोड़ा मैंने अपनी बेटी को पहना दिया। तो इसमें लेखक सोचता है कि बदलू आज भी अपने काम के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने सामान को कम दामों में नहीं बेचता तथा अपना काम मन लगा के करता है, चाहे उसका बेरोज़गार कैसा भी चल रहा हो। और इस पे कहानी समाप्त होती है और हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम पे दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, कोई भी परिस्थितियों में हमें झुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। इसी के साथ मैं कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूँगा। जब कोई भी बच्चा प्रस्तुति दे रहा हो, तब कोई भी अन्य अपनी माइक चालू करके विघ्न उत्पन्न ना करे तथा कोई भी जब कहानी सुना रहा हो, तब वो उसको 4 मिनट तक की कहानी सुनानी है और कहानी को किसी भी कागज़ से कहीं भी से पढ़नी नहीं है। इसी के साथ मैं आज के पहले प्रतिभागी कुमारी लावण्या देवतला कक्षा 8 ताड़ीखे अल्मोड़ा से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं?
जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य रिप्तला है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसा कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी कहानी लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है महामारी। बहुत समय पहले की एक बात है, एक राज्य था जिसमें एक महामारी फैली। उसमें कई लोग बीमार होते और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती। इसको देखते क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण। इसको देखते हुए राजन बहुत चिंतित थे। वो अपने राज्य के प्रति बहुत चिंतित थे कि अगर सब लोग मर गए तो क्या होगा। उन्होंने इसके लिए कई उपाय कराए, कई प्रयत्न करे कि ये महामारी ठीक हो सके, लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने यज्ञ करवाए, हवन करवाए कि क्या पता भगवान प्रसन्न होकर हम पे कुछ दया दिखा दे। यज्ञों के बाद, हवनों के बाद आकाशवाणी हुई, हे राजन, आपके राज्य के बीच में जो सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को हर घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में गया तो ये महामारी अगले सुबह ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि दूध ही उस कुएं में जाना चाहिए। ये सुनते ही राजा चिंता मुक्त हो गए। अगले ही सुबह उन्होंने घोषणा करा दी कि आज रात, जैसे कि आज अमावस्या है, तो आज रात हर सब लोग अपने घर से एक-एक बाल्टी दूध उस सूखे कुएं में डालेंगे। उसी राज्य की एक कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सब लोग तो एक-एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल लेंगे, तो क्यों ना मैं एक बाल्टी पानी उस कुएं में डाल दूं। वैसे भी क्या ही पता चलेगा, वो तो उसमें मिल जाएगा। तो बुढ़िया ने यही सोचा और वो रात को चुपचाप से गई और एक बाल्टी दूध की जगह पानी डाल आई। सुबह हुई। सुबह उन्होंने देखा कि महामारी वैसे की वैसी ही है। सब लोगों का मरना बंद नहीं हुआ है। तो राजा ने सोचा ये कैसे हुआ? वो इसके तह तक जाना चाहते थे, इसका कारण जानना चाहते थे। वो कुएं के पास गए। फिर उन्हें सब कारण समझ में आ गया कि ये महामारी खत्म क्यों नहीं हुई। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था कि जो विचार बुढ़िया के मन में आया था, कंजूस बुढ़िया के मन में आया था, वही राज्य के सभी लोगों के मन में वही विचार आया। तो कुएं में एक बूंद भी दूध नहीं था, सब पानी-पानी था। इस कहानी को देखते हुए जैसे अक्सर हमें कोई काम समुदाय में करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, ये सोचकर कि कोई ना कोई तो इस काम को कर ही लेगा। हम अक्सर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। लेकिन अगर हम ये ना सोचकर कि ये काम तो कोई ना कोई कर लेगा, अपनी जिम्मेदारी को समर्पण भाव से करें, तो हम विश्व में वो बदलाव ला सकते हैं जो विश्व चाहता है। और ऐसा ही पारंपरिक रूप से हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, जैसे हमारे विस्तार परिवार के प्रति, स्थानीय समाज के प्रति, स्थानीय समुदाय के प्रति, पृथ्वी के प्रति, पर्यावरण के प्रति। धन्यवाद। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जी, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ मैं आज के अगले प्रतिभागी कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 11, खुनोली बागेश्वर से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? कुमारी महिमा धोनी, लगता है वे किसी कारणवश इस कार्यक्रम में जुड़ ना सकी। इसी के साथ हमारे तीसरे प्रतिभागी श्री रुद्रांश पंत, कक्षा यूकेजी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? श्री रुद्रांश पंत। स्वागत है रुद्रांश जी, स्वागत है। माइक म्यूट है जी। माइक खोलिए रुद्रांश जी। फिर से बोलो। मेरा नाम रुद्रांश पंत है। मेरा नाम रुद्रांश पंत है। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम लेविसा नर्सरी एंड स्कूल है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ।
एक जंगल हुआ, जंगल में एक सांप हुआ। वो छोटे वाले जानवरों को मारकर खा जाता हुआ। एक दिन उसने सोचा चींटियों के बिल में जाकर चींटियों का भोजन करता हूँ। सांप चींटियों के बिल में घुसकर चींटियों ने देखा कि सांप आ गया है, तो चींटियां अपना भोजन छोड़कर सांप की ओर दौड़ पड़ी और सांप को हर तरफ काटने लगी। सांप की मृत्यु हो गई। तो इस कार्य से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ, कुमारी खुशी भोज, कक्षा 6, भेटुली अल्मोड़ा से। कुमारी खुशी भोज। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आलसी बालक। एक बार की बात है, एक आलसी बालक था। वह विद्यालय नहीं जाता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने एक बगीचे में जाऊं। वह बगीचे में गया। उसे एक कौवा दिखाई दिया। उसने कौवे से बोला, क्या कौवे भाई, तुम मेरे साथ खेलोगे? उसने बोला, मुझे तो लोगों को जगाने जाना है। फिर वह भोरे के पास गया। भोरे ने भी उसे वही कहा। फिर वह चींटी के पास गया। चींटी ने उसे बोला कि मुझे तो अपने लिए दाना लेने जाना है। वह सोचने लगा कि सब लोग तो अपने काम में व्यस्त है और मैं क्या करूं। वह फिर दूसरे दिन से रोज विद्यालय जाने लगा और एक दिन वह बड़ा पंडित बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और हम बच्चों का आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अर्चित। सबसे पहले प्रिय अर्चित को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 12वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि कहानी वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती नीना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी और अध्यक्षता कर रही प्रिय लक्षिका, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय अर्चित। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कहानी साहित्य की सर्वाधिक प्राचीन विधाओं में से एक। सभी की जिंदगी कहानियों से शुरू होती है और बाद में खुद एक कहानी बन जाते हैं। यदि हम एक लंबी कहानी की बात करें तो उसे उपन्यास कह देते हैं। कहानी निश्चित रूप से, यदि हम पेडागोजी की बात करें तो शिक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और कहानी के माध्यम से हम ऐसे बहुत सारे संदेशों को, ऐसी बातों को हम समझ लेते हैं जो हम दूसरे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों के व्यक्तित्व का कैसा विकास हो रहा है, उनके अभिभावक
और शिक्षक सुस्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, क्योंकि इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे जब अपने विद्यालय में और अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं तो न केवल मात्र प्रतिभाग कर रहे हैं अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की हुई मेहनत को जाता है, जो कि इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में भी कार्य करती है। प्यारे बच्चों, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, उर्दू के ये 4 लफ्ज जिनमें जीवन का पूरा फलसफा छिपा हुआ है। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। निश्चित रूप से यह कथन सार्वभौमिक भी है और सत्य भी है, और इन 4 लफ्जों पर कितनी ही किताबें भी लिखी जा सकती हैं। हमें सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं। यदि हम खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो हमें सामने वाले का भी सम्मान करना होगा। और निश्चित रूप से यदि हम सच चरित्रता और व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं तो न केवल हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे समुदाय, समाज, परिवार और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, जिस देश में सच्चरित्र नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, हमें अपना कार्य भी ढंग से करना चाहिए, बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका कार्य दायित्व है यदि वो अपने बेहतर तरीके से कार्य दायित्व का निष्पादन करता है तो वही सच्ची देशभक्ति भी है कि जिसका जो जो कार्य है मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता से उन कार्यों को करें। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, त्याग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में ढालना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना वास्तव में हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मीठी बोली की के विषय में 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कहानी के बारे में और बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, खुनोली, बागेश्वर से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, स्वागत है। बहन, आपका माइक बंद है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। तो जैसा कि आज की जो कार्यशाला होने वाली है वो कहानी वाचन कार्यशाला होने वाली है, तो मैं भी आज इस कार्यशाला में एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसकी शुरुआत मैं चंद लाइनों के माध्यम से करना चाहूँगी। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीवन जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक है लक्ष्य प्राप्ति। आशा करूंगी कि इस लाइनों का महत्व, जो ये लाइनें मैंने अभी बोली हैं, आप सभी को लास्ट तक समझ में आ जाएंगी। तो ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक पंचर की दुकान पे काम करता था। वो अनाथ था, 7-8 साल का लड़का था वो, और जिसका मालिक था वो बहुत खड़ूस था और वो उससे बहुत ज्यादा काम कराता था, जबकि उसके मुताबिक जो उसकी तनख्वाह थी वो उससे बहुत कम देता था। और वो पंचर सही करता था, तो वो छोटा बच्चा था, तो उससे कई बार ऐसा होता था कि उसके ग्राहक जो थे वो उससे पंचर तो सही करा देते थे, पर बच्चा है इसलिए उससे पैसे देना छोड़ देते
देते थे। तो जिस कारण उसका मालिक जो था वो उस पंचर के अगर वो पैसे नहीं देता था तो उसके जो पैसे जो कि मतलब उसकी जो तनख्वाह थी उससे उसके पैसे काट लेता था। तो एक बार क्या होता है कि उस जिस जगह पे वो जिस गाँव में वो रहता था, उस गाँव के उस जिले के कलेक्टर आते हैं वहाँ उस जगह का निरीक्षण करने के लिए। तो वो देखता है कि उससे सभी लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, सब लोग उसके आगे-पीछे बैठे थे और जो कलेक्टर थे वो अच्छे से टाई-वाई में पहन के आए थे, टाई सूट-वूट पहन के आए थे और सभी लोग उनका काफ़ी सम्मान कर रहे थे। कोई उन्हें मतलब कि कोई जैसे कि उन्हें तू-तड़ा करके बात नहीं कर रहा था, अच्छे ढंग से उनके सामने प्रस्तुत हो रहे थे और काफ़ी अच्छे ढंग से उनसे बात कर रहे थे। तो वो देख के वो लड़का काफ़ी खुश होता है कि हाँ, अगर मैं भी इसकी जगह पे पहुँच गया तो हो सकता है कि सब लोग मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। तो उसे पता नहीं था कि वो है कौन और वो क्यों आए हैं यहाँ। तो उसने जैसे जब गए तो उसने अपने जो उनके मालिक थे उसके, उससे पूछा, कितनी बार पूछा, पहले तो उन्होंने मना किया कि तेरे को क्या लेना है इससे? वो जो भी थे तू थोड़ी ना पहुँच रहा है वहाँ तक। मतलब उन्होंने काफ़ी बार उसने पूछा अपने मालिक से पर फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इस जिले के कलेक्टर थे, अब तू क्या करेगा जान के? अब तो वो चले गए हैं, बस तू अपने काम पे ध्यान दे। तो वो सोच लेता है कि हाँ, अगर मेरे को भी अपनी इमेज बनानी है या मेरे को भी कुछ करना है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा कि ताकि मेरे से भी सब लोग अच्छे से बोलें। वो अनाथ था, वो जो लड़का था वो अनाथ था और सब लोग मेरे से भी ऐसी इज़्ज़त से बात करें। तो उसने सोच लिया कि अगर मेरे को इज़्ज़त पानी है तो मेरे को भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो उसी दिन से अपने खाने-पीने में कमी कर देता है, अपने जो कि मतलब जो भी उसकी तनख्वाह थी उससे वो अपने लिए सबसे पहले किताबें खरीदता है। वो सोचता है कि हाँ, अब मेरे को कलेक्टर बनना है और मेरे को भी इसी प्रकार अपना सम्मान पाना है। तो उसका पहले कुछ लक्ष्य निर्धारित नहीं था और उस दिन से उसने अपना लक्ष्य ठान लिया कि मेरे को हाँ, कलेक्टर बनना है और इसी गाँव में आना है और मेरे को भी काफ़ी इमेज पानी है अपनी। तो उस दिन से वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है और ऐसे-ऐसे वो अपने काम के साथ-साथ पढ़ाई भी करता है। सुबह अखबार बेचता है और फिर उसके बाद दिन में स्कूल जाता है और शाम को फिर पंचर की दुकान पे बैठता है और फिर रात को जहाँ भी उसे रोशनी मिलती वहां पे वो पूरी रात वो पढ़ाई करता है और फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसकी विद्यालय शिक्षा पूरी होती है, फिर वो ग्रेजुएशन के लिए तैयारी शुरू करता है और फिर उसके बाद वो घड़ी आ जाती है जबकि उसे कलेक्टर का एग्ज़ाम देना होता है। वो काफ़ी मेहनत करता है, वो खाना बनाने में भी अपनी लेट समझता है, तो वो पानी पी के ही अपनी रात गुज़ार लेता है और दिन-रात अपनी मेहनत पे फ़ोकस करता है और जब वो पंचर की दुकान पे काम करता था, तब अब उसने वो पंचर की दुकान पे काम करना भी छोड़ दिया था। उसने अपना फुल फ़ोकस जो भी अपना फ़ोकस था, वो उसने कुल अपनी पढ़ाई पे रखा और उसने अपने लक्ष्य को अपने आगे रखा। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो घड़ी पास आ जाती है कि अब 6 महीने बचे हैं, अब 2 महीने बचे हैं, अब 3 महीने बचे हैं। ऐसे उसके वो जो परीक्षा की घड़ी थी वो काफ़ी नज़दीक आ जाती है। पर एक दिन अचानक से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। वो दर्द इतनी असहनीय हो जाती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं और इसके इलाज के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। पर उसके पास उसने पैसे थे नहीं, उसने अपने लक्ष्य को आगे रखा। उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे हैं तो नहीं, आप मेरे पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से मेरे को दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने बोला ठीक है, हाँ, उतनी दवा दे दी उन्होंने उसे और फिर उसके बाद अगले दिन उसका एग्ज़ाम होता है, कलेक्टर का एग्ज़ाम होता है उसका और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाता है। वैसे ही वो पूरी रात पढ़ाई करता है, पानी पीता है, अगर उसके पेट में दर्द होती है, दवा खाता है और वो सो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन वो पेपर देने जाता है और उसके पेपर दे के जैसे ही वो घर पे आता है, तो उसके पेट में फिर से दोबारा दर्द होने लगती है और वो चुपचाप पानी पी के सो जाता है। और जब उसके गाँव के और लोगों ने भी कलेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, जबकि सब लोग काफ़ी परेशान थे कि हाँ, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए उन्हें काफ़ी बार सोचना पड़ा कि हाँ, हमारा सिलेक्शन होगा, काफ़ी टेंशन में थे। पर जो लड़का था उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा करके। उसे पूरा भरोसा था खुद पर कि हाँ, मेरी जो मेहनत हुई है उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो फिर उसके बाद कलेक्टर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और उसमें वो बिना देखे उसे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, वाक़ई मेरा सिलेक्शन हुआ होगा और वो वहाँ देखता है तो उसकी जो फर्स्ट रैंक बनी थी और जिससे कि वो काफ़ी खुश होता है। फिर उसके बाद उसका जो एम होता है वो पूरा हो जाता है और फिर उसके बाद उसने अपना इलाज कराया फर्स्ट में तो और फिर दोबारा आया उसकी इस कामयाबी को देखकर उस गाँव के लोग और उसके जो दुकान का जो पंचर जहाँ पे वो सही करता था, उसका मालिक भी जो था वो काफ़ी हैरान हो चुका था कि एक दिन ये मेरे से पूछ रहा था कि ये कौन है? मैंने इससे बोला था कि तू थोड़ा बन रहा है, तो उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो मुझे ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी। जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं ये कहानी सुनती हूँ कि हाँ, मैं अपने लक्ष्य को इतने आगे रखना चाहिए कि हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमने लक्ष्य को ही आगे रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने फर्स्ट में वो लाइन कही थी कि ना संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीवन जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। जी, बहुत ही सुंदर। आपने बहुत ही अच्छी सीख दी अपनी कहानी से। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी श्री कार्तिक हरबुल्ला कक्षा 9 द्वाराहाट अल्मोड़ा से क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं?
श्री कार्तिक क्या खरबूला। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में कहानी वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1190वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष क्षमा चाहूंगा कि मैं अपना कैमरा ऑन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ जो है गांव है, तो यहाँ लाइट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिस कारण मैं अपना कैमरा ऑन करने में असमर्थ हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। तो जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा, आज कहानी वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो इसी के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है 3 भाई और पत्थर का घर। तो एक बार की बात है, लालपुर गांव में 3 भाई गजेंद्र, राजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो आपस में लड़ते रहते थे। उनके पिता की मृत्यु जब वे छोटे थे तभी हो गई थी। वह तीनों अपनी माँ के साथ रहते थे, और वे अपनी माँ के साथ खेती करने में मदद करते थे और अपने घर का गुजारा चलाते थे। एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी और उनकी माँ ने तीनों भाइयों को बुलाया और जब उनकी माँ बीमार हो गई तो उन्होंने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि अगर मैं ठीक ना हो पाऊँ तो तुम इस जमीन का बंटवारा कर लेना। और तो वो तीनों भाई कहते हैं ठीक है माँ। तो जो राजेंद्र है वो काफी समझदार भाई थे, और जो 2 भाई थे वो मतलब गुस्से वाले थे, मतलब उनका जो है स्वभाव स्वार्थी था। तो वो दोनों नहीं माने, लेकिन जो उनके सबसे बड़े भाई थे वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है माँ, आप ठीक हो जाओ, तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे। और उनकी माँ बोलती है कि तुम सब एक बड़ा घर बनाओ और साथ में रहो, तुम सब खूब तरक्की करो। उनकी यह बातें सुनकर गजेंद्र ने बोला कि ठीक है। तो गजेंद्र ने बोला ठीक है माँ, हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, लेकिन तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तो यह कहते हुए जो भाई है उस तीनों के तीनों बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने झूठ क्यों बोला। इसके बाद वह बाहर चले गए। बाहर जाकर राजेंद्र गजेंद्र से बोला कि तुमने माँ से यह बोला कि हम साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। सर ने भी बोला मैं भी तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा। और एक दिन जो है तूफान आया, जिससे राजेंद्र तो फिर वह तीनों भाई अपना अपना घर बना लेते हैं। एक भाई जो है बांस और घास फूस से अपना घर बनाता है, और दूसरा भाई लकड़ियों से अपना घर बनाता है और अपना घर बनाता है। और जो तीसरा भाई होता है वह सीमेंट और ईंटों से अपना काफी अच्छा घर बनाता है, क्योंकि और जो तीसरा भाई था राजेंद्र, उनके पास पैसे थोड़े कम थे, तो खूब खेती वेती करके थोड़े समय बाद उनका घर बनाता है। तो एक बार काफी तेज तूफान आता है, जिससे राजेंद्र और सुरेंद्र के घर नष्ट हो जाते हैं, और दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर आए और राजेंद्र की शरण ले ली। वह दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन उसके बाद उसने साथ में रहने का निर्णय लिया, जिससे वह बाकी का सामान भी अपने वहीं ले आया। और उनका जो है जो उन्हें घर बनाया था, तो वो सारा नष्ट हो गया। तो उन्हें अपनी माँ की बातें याद आने लगी कि हाँ, जो माँ ने हमारा निर्णय लिया था वो काफी अच्छा निर्णय था, और अगर हम उस समय माँ की बात मान लेते और एक अच्छा घर बनाते तो शायद आज हमारे साथ यह नहीं होता। तो जो सबसे बड़ा भाई है वह बोलता है कोई बात नहीं, तुम सब मेरे भाई तो हो, तुम सब मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है, यह मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि और लास्ट में जो है उनकी माँ का निधन हो जाता है, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो है जो भी काम करना चाहिए धैर्य से करना चाहिए। और सभी लोग कहते हैं कि पेशेंस इज अ राइट ऑप्शन, तो हमें जो भी काम है उसे धैर्य से करना चाहिए। और इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी बहुत ही सुंदर। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी काव्या पांडे, कक्षा यूकेजी, मनान अल्मोड़ा से हैं, मैं उनको
आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हाँ दादा, मैं उपस्थित। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम काव्या पांडे है। मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है एक लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी थी, वो कहीं जा रही थी। तभी उसने एक अंगूर का गुच्छा देखा जिस पे अंगूर लगे हुए थे। उसने बार बार कूदी लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। तब वो दुखी हो गई। तब उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने काम करने के तरीके बदल लेने चाहिए। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई अपनी छोटी सी उम्र में। इसी के साथ में अगले प्रतिभागी कुमारी रुद्राक्षी तिवारी पुनुवादखोन अल्मोड़ा से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी रुद्राक्षी तिवारी। जी मैम। नमस्कार आपका। मेरा रुद्राक्षी तिवारी। मैं एक कहानी सुनाने जा रही जो कैसे एक लोमड़ी एक कौवा था। उसको एक रोटी मिली। फिर वो रोटी लेकर पेड़ में गया। फिर एक लोमड़ी आया, उसने बोला, तुम कितना अच्छा गाना सुनाते हो। फिर उसने गाना सुनाने के लिए मुंह खोला तो फिर वो खोला, उसकी रोटी नीचे गिर गई। वो लोमड़ी ले गई। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीना सिंह जी सोलंकी जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम बच्चों का आशीर्वचन प्रदान करें। आगे बढ़ो, फिर एक आध और बुला लो। जी सर। हेलो। जी मैम, स्वागत है। हेलो, सादर प्रणाम सभी को। जितने लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन सबको प्रणाम। बच्चों को शुभाशीष। और परम आदरणीय किरोला जी को सादर नमन। वे बाल साहित्य के लिए जो महती कार्य कर रहे हैं वो प्रणम्य है, स्तुत्य है। ऐसा कार्य बहुत करना असाध्य है, लेकिन वो निरंतर लगातार कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि योग्य समझा, मुझे बुलाया। मैं इसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ। श्री अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। और अर्चित, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। और विशिष्ट अतिथि पल्लवी बिष्ट और अध्यक्षता कर रही लक्षिका। और जितनी भी बच्चों ने कहानी सुनाई, सबने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। मैं थोड़ा सा कुछ बच्चों की कहानियों पे ही पहले प्रकाश थोड़ा सा डालती हूँ, एक एक लाइन का। पल्लवी ने मजदूरों की बेरोजगारी पर सवाल करते हुए कांच की चूड़ी और लाख की चूड़ियों की तुलना करते हुए कहानी सुनाई कि कांच की चूड़ी से बनाने से, जब मशीनों से कोई कार्य किया जाता है तो हमारे मजदूरों को, हमारे गरीब लोगों को काम नहीं मिलता है। लावण्या ने
सुनाई कि हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। सबने कुएं में दूध डालने का की जगह सबने ही पानी डाल दिया, तो ये एक तरह से अपने आप के साथ बेईमानी हुई और बीमारी नहीं भागी। इसलिए जो कार्य हमको हमारे बड़ों ने बोला है तो उसको हमको ईमानदारी से उसका पालन करना चाहिए। और रुद्राक्ष पंत ने सुनाया कि हमें एकता में के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे चींटियों ने सांप को काट काट के, इतनी छोटी छोटी चींटी और इतना बड़ा सांप, है ना, तो कैसे उन्होंने, क्योंकि एकता से चली, सबने एक साथ उस पर टूट पड़ी, तो वो सांप को भी उन्होंने भगा दिया या उसको मृत्यु दे दी, है ना। फिर खुशी भोज ने बहुत अच्छा सुनाया कि सब कार में व्यस्त थे और सब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब हमको आलस नहीं करना चाहिए, और वो बच्चा भी अपने काम में लग गया। ऐसे नेहा कांडपाल ने, यदि कोई बच्चा कितनी अच्छी कहानी, मोटिवेशनल कहानी थी उनकी, उन्होंने सुनाया कि कोई बच्चा सच्चे लगन से अपना लक्ष्य निर्धारित करके, है ना, बच्चों खास करके आपके सुनने लायक ये बात है, हम लोगों के भी लायक है, लेकिन अगर आप लोग अभी से अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और उस पे उतनी ही मेहनत से काम करेंगे तो वो लक्ष्य जरूर एक ना एक दिन आप प्राप्त करेंगे, है ना। और कार्तिक ने सुनाया कि हमको अपने माता पिता का, उन्होंने सुनाया ना वो भाइयों का, 3 भाई और पत्थर का घर, तो अपने भाई बहनों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, है ना। हमको सब अपने भाई बहनों को प्यार करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए और अपने माता पिता की बात हमेशा मानना चाहिए। ऐसे ही काव्या पांडे ने कहानी सुनाई लोमड़ी और अंगूर की। ये भी बहुत अच्छी कहानी है कि यदि हम अगर कोई काम करते हैं और हमको उसमें सफलता नहीं मिल रही है ना बच्चों, तो फिर क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि सफलता क्यों नहीं मिली, तो उसको दूसरी तरह से करना चाहिए, कोई और तरीका अपनाना चाहिए, है ना। और ऐसे ही रुद्रांश तिवारी ने लोमड़ी और कौवे की कहानी से क्या सीख दी कि हमको कभी झूठी प्रशंसा के जाल में नहीं फंसना चाहिए, है ना। लोमड़ी ने कहा तुम अच्छा गाते हो, उसने गाना गाने लगा, जबकि कौवा गाना नहीं गा पाता, है ना। तो वो प्रशंसा मतलब उनकी उसकी झूठी बातों में आ गया लोमड़ी की, और रोटी का टुकड़ा गिर गया, है ना। तो हमें अपनी झूठी प्रशंसा के बातों में नहीं आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ना कहानी के बारे में बच्चों, अगर आप खुद कहानी लिखते हैं तो बस बताना चाहती हूँ कि कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जो हम स्वयं कुछ, जैसे बच्चा है जो उसमें देखना चाहता है कहानियों में, जैसे बच्चे का स्वभाव होता है, थोड़ा सा चंचल होता है, थोड़ा गंभीर होता है, कभी वो हंसता है ना, कभी संवेदनशील होता है। तो इसी तरह से जब हम कहानी लिखें तो उसमें कुछ हास्य का पुट भी हो, कुछ संवेदनशीलता भी हो, है ना, कभी गंभीर भी हो, और कहानी में रोचकता जरूर होनी चाहिए। रोचकता होना बहुत जरूरी है, और कहानी लिखते समय ये ध्यान रखा जाए क्लिष्ट ना हो, मतलब सरल सरल शब्दों का आप उसमें प्रयोग करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मेरा बहुत आशीर्वाद है आप सब बच्चों को। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मेहनत से लगन से पढ़ाई करिए, समय पे उठिए, समय पे स्कूल जाइए, माता पिता का कहना मानिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी आभार। इसी के साथ मैं आज के अगले प्रतिभागी श्री प्रभास देवतला, कक्षा 2, चौकुटिया, अल्मोड़ा से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है व्यापारी का पतन। एक बार की बात थी। एक व्यापारी था जो अपने काम को तन मन धन से करता था। यह बात उस राज्य का राजा भी जानता था।
तो राजा ने उसको अपने राज्य का मंत्री बना दिया और एक दिन मंत्री ने अपनी बेटी का विवाह कराने की सोची और उसने विवाह में सभी को बुलाया। राजा से लेकर प्रजा तक सभी को बुलाया। वहां राजा का एक सेवक भी आया, परंतु जो सेवक था राजा का वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठ गया जो सिर्फ राज परिवार के लिए रखी गई थी। तो मंत्री को व्यापारी को ये सहन नहीं हुआ। उसने उसे उठाया और कहा, यह सिर्फ राज परिवार के लिए रखी गई है यह कुर्सी, तुम तो उनके सेवक हो, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठ जाओ। यह सुनकर जो सेवक था उसे बहुत बुरा लगा। उसने ठान ली कि अब इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने एक दिन जब राजा अपने कक्ष में सो रहे थे तो उसने बड़बड़ाने लगा कि हे प्रभु, हे हरिनाथ, हे जगन्नाथ, प्रेमानंद, यह क्या हुआ? उस मंत्री ने रानी के साथ दुर्व्यवहार किया। यह सुनकर राजा की नींद खुल गई। राजा ने कहा, क्या यह सत्य है? तो सेवक ने कहा, माफ कीजिएगा महाराज, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, इसीलिए आज सुबह कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। तो राजा ने उसे कुछ भी नहीं बोला, परंतु उनके मन में शंका पैदा होने लगी। तो उन्हें उस व्यापारी का जो व्यापारी था उसके खुला महल में घूमने का अधिकार बंद करा दिया और उस पे जो राज्य का अधिकार था उसे कम करवा दिया। तो एक दिन यह बात उसने वो एक सवाल पूछने गया कि मुझे ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, या वो व्यापारी पूछने गया राजा से। तभी द्वारपालों ने उन्हें रोका और तभी वह राजा का सेवक आ गया। सेवक ने कहा, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? ये तुम्हें धक्के मार मार के निकाल देंगे अगर तुमने रोका इनको तो, जैसे इन्होंने मेरे साथ किया था। तो उस व्यापारी को वाला मामला समझ आ गया। तो उसने क्या किया, उसने अगले दिन सेवक को अपने घर बुलाया, उसे पेट भर खाना पानी दिया, उससे माफी मांगी। तो सेवक ने उसी दिन कहा, आप निश्चिंत होके रहिए, बैठिए, मैं आपको आपका सम्मान फिर से दिला दूंगा। अगले ही दिन क्या हुआ, अगले दिन सेवक ने फिर से वहां, जब राजा सो रहे थे तब वो वहां झाड़ू लगा रहा था। तो उसने कहा, हमारा राजा इतना मूर्ख है कि गौशाला में खीरा खाता है। तो यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। उनने कहा, दुष्ट, अगर तुमने ये फिर से बोला तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा देंगे। तो जो सेवक था उसने उनसे माफी मांगी और कसम खाई कि अब मैं कभी भी बड़बड़ाऊंगा नहीं। तो राजा के मन में जो शंका थी, फिर से उन्होंने एक सवाल अपने मन में पूछा कि अगर इसने मेरे बारे में इतना गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो इसने उस व्यापारी के बारे में भी गलत और झूठी बोला होगा। तो अगले ही दिन व्यापारी को उसका आदर सम्मान मिल गया और जो राज्य का कम अधिकार था उसको बढ़ा दिया और महल में खुला घूमने का जो अधिकार बंद करा दिया था वो उसे खोल दिया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
हमें किसी को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि यह छोटा है, हमें इनका आदर सम्मान नहीं करना चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे हो, हमें सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। और राजा ने जैसे वो सेवक की एक बात में ये सोच लिया कि ये ऐसा कर सकता है हमारा वो व्यापारी, तो ऐसे हमें सुन के एक ही वाक्य सुन के और तुरंत ही फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ देर तक सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए यह सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आपने छोटी सी उम्र में ही बहुत अच्छी सीख दी है। इसी के साथ आज के अगले प्रतिभागी कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5, पोखरी पिथौरागढ़ से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज दे है? जी बहन, स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है, मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो आज आप सभी के सामने मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस प्रकार है। यदि कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बकरी और उसके 7 बच्चे रहा करते थे। उसी झोपड़ी के बगल में एक खूंखार भेड़िया भी रहता था, जिसकी नजर उस बकरी के बच्चों में थी। एक दिन बकरी के बच्चे बहुत खेलते थे, मजे करते थे, और उनकी माँ उन्हें बहुत रोमांचक कहानियां सुनाती थी। उसे पता था कि उस भेड़िए की नजर मेरे बच्चों पे है, तो वह मन ही मन में सोचकर बहुत घबराया करती थी, और उन्हें खतरे से बचाने के लिए कोई ना कोई कहानियां सुनाते रहती थी, उनसे मजे करते रहती थी। एक बार की बात है, वह बकरी खाना लेने जा रही थी, तो तभी उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम दरवाजा ठीक से बंद करना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो किसी भी अनजान को, यदि तुम्हें लगता है कि हम उसे नहीं जानते, तो उसे अंदर मत आने देना। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ, पर हम आपको कैसे पहचानेंगे जब आप आ गई होंगी? मैं एक गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई है, जल्दी खोलो खाना मजेदार लाई है, जल्दी खोलो खाना मजेदार लाई है। जब मैं ये गाना गाऊंगी तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी माँ आ चुकी है। ठीक है माँ, यह कहकर उनकी माँ उनके लिए खाना लेने चल जाती है। तो वह दरवाजा में कुंडा लगा देते हैं और वह वापस खेलना शुरू कर देते हैं। वहां पास में भेड़िया यह सब सुन रहा था, और तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, वह बहुत लालची भी था। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो बहुत सारे एक साथ शिकार मिल गए, मैं इनको खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। वैसे भी आज मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। वह दरवाजे के पास गया और दरवाजा खटखटाते हुए अपनी बेसुरी आवाज में बोलने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, मम्मी आई है, जल्दी खोलो खाना मजेदार लाई है। यह आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाइयों बहनों, हमारी माँ तो अभी गई थी, इतनी जल्दी आखिर आ कैसे गई? यह तो हमारी माँ की आवाज लगी नहीं रही है। हमारी माँ तो बहुत मीठी आवाज गाती है। उसने बोला, तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज तो मेढक जैसी है। यह कहकर वह सब हंसने लगे और भेड़िया बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, यदि मैं मधुमक्खियों के छत्ते से उनका शहद थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरी शायद बकरी जैसी आवाज मीठी हो जाए। उसने जैसे तैसे जंगल में पहुंचकर शहद खाया और उसकी आवाज थोड़ी सी बकरी जैसी मीठी हो गई। वह वापिस गया और बकरी की जैसी आवाज निकालने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई है, जल्दी खोलो खाना मजेदार लाए हैं। उसने कहा, अरे यह मीठी आवाज
आखिर आ कैसे गई हमारी माँ? तो बहुत मीठा गाती है, यह तो बहुत मीठी आवाज है। उस दूसरे बच्चे ने जाकर दरवाजे के खांचे से देखा तो उसे काले काले पंजे दिखाई दिए और बहुत काला पैर दिखाई दिए। यह हमारी माँ के पैर नहीं है, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। वह फिर से परेशान हो गया। दोपहर के समय वह एक चक्की में गया जहाँ पे चक्की वाला सो रहा होता है और वह चुपके से अपने दोनों पाँव उस आटे में डुबा लेता है और उसके पाँव बकरी जैसे एकदम सफेद हो जाते हैं। फिर वह वापस गया और उसने फिर से गाना गाया, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई है, जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है। उसने फिर तीसरी बहन ने देखा कि इस बार तो पाँव सफेद हैं। अरे वाह, हमारी माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। पर उसका जो सबसे छोटा भाई था उसने कहा, नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो, बाहर कोई अन्य जानवर है, यह हमारी माँ नहीं। तुम चुप करो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी माँ आए कि नहीं। वह दरवाजा खोलते हैं और वहां पे देखते हैं कि वह भेड़िया वहां पे खड़ा होता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है, हाँ, मैं तुम्हें खिलाने नहीं बल्कि खुद खाने आया हूँ। तो वह झट से वह सब बच्चे उधर उधर छुप जाते हो। अब छुप के कहाँ जाओगे बच्चों, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और जो सबसे छोटा बच्चा था वह चूल्हे में जा छुपा था। उसने 6 के 6 तो पकड़ लिए थे और बोरी में बांध दिए थे, पर उसको एक जो चूल्हे में छुपा हुआ था वो बच्चा नहीं दिखाई दिया और वह बिना उसे पकड़े चले गया। जब उसकी माँ घर आई तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। उसने कहा, बच्चों तुम्हारी माँ आ गई है, तुम कहाँ हो बच्चों? तभी उसका जो छोटा बच्चा आया, उसने रो बिलख के अपनी माँ को गले लगाया और रोते हुए सारा किस्सा सुना दिया। और उसकी माँ को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, उस भेड़िए की इतनी जरूरत कि तुम्हारे भाई बहनों को पकड़ के ले गया, चलो उस पार ले चलो जहाँ पे वो उसे ले गया। तो वहां पे वह चाकू भी लेकर गए थे, चाकू साथ लेकर गए थे, चाकू नहीं बल्कि उनके तो खुद ही नाखून नुकीले थे। उन्होंने नुकीले नाखूनों से उसे खोल दिया। जब वहां भेड़िया सो रहा था, उसने सोचा कि मैं तो अभी बहुत थक गया हूँ और वैसे भी ये बच्चे जाएंगे कहाँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वहां पे एक बच्चा जो छुपा हुआ था वो अपनी माँ के साथ वहां पहुंच गया और जब उसने देखा कि वहां भेड़िया सोया है तो उसने मौका पाके अपने भाई बहनों को खोल दिया। वह जोर जोर से आवाज करने लगे, तभी उनकी माँ ने उनको चुप कराया और बाहर ला गई। उस छोटे बच्चे की देखा देखी सबने एक एक पत्थर डाल दिया और जब भेड़िया वहां से सोकर उठा, अरे अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तो भूल ही गया था बच्चों को ले जाना। चलो बच्चों को ले जाता हूँ और अपना पेट भर खाना खाता हूँ, अपना पेट भर शिकार करता हूँ। वह देखने लगा कि कट्टा एकदम भारी हो चुका है। अरे वाह, अब तो भारी और बच्चे हैं, अब तो और भारी हो गए, अब तो मेरे और अच्छे से भूख मिट जाएगी। वह कहते नदी पार करने लगा तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहां देख के सब जो छुपे हुए थे वह यह सब नाटक देख के वह हंसने लगे। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारे सामने कोई भी मुसीबत आए तो हमने उसका बिना डरे सामना करना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए और हमको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर। इसी के साथ मैं इसी के साथ
मैं आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी लक्षिका कक्षा 4 डीडी हाट पिथौरागढ़ से है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी लक्षिका कक्षा 4, लगता है वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। इसी के साथ आज के छूटे हुए साथी कुमारी महिमा धोनी कक्षा 11, कुमारी महिमा धोनी कक्षा 11, वह भी उपस्थित नहीं है। भैया मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम महिमा धोनी, मैं कक्षा 11 की छात्रा रायका खनौली विद्यालय की छात्रा हूँ, जो आपके समक्ष एक कहानी वो प्रस्तुत करना चाहती है, जो कि है विश्वास का फल। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ रात को 2:30 बजे अपने कमरे में टहल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा? और वो किसी को उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि 2:30 बज रहे थे। उसके अलावा फिर उन्होंने सोचा अब मैं मंदिर जाता हूँ, मैं जाग तो गया हूँ, अब मैं मंदिर जाके आता हूँ, जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। तो मंदिर गए और उन्होंने वहाँ पर एक गरीब इंसान को देखा, जो मंदिर की चौखट पे बैठा हुआ था। उसने कहा उन्होंने उस गरीब इंसान से कहा कि भैया आप सिर्फ़ मंदिर की चौखट पे बैठ के सिर्फ़ मंदिर की एक मूर्ति को क्यों देख रहे हो? मंदिर की मूर्ति को क्यों देख रहे हो? तब उन्होंने कहा कि सर मेरी बीबी की तबीयत खराब है, जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ, वो अस्पताल में भर्ती है। मैं उसे दिखा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए उस धनवान व्यक्ति का मन किया कि मैं उसको पैसे दे दूँ, तो उस धनवान व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और कहा कि लो आप अपनी बीवी का इलाज कर लो, जिससे आपकी बीवी सही हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बड़े अच्छे से उसे समझाया। तब गरीब इंसान ने धन्यवाद कहा और कहा कि मुझे पता है नहीं, उन्होंने अपना पता दिया और कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना और ये मेरा पता है, आप यहाँ आ जाना। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा हालाँकि मुझे ये पता है कि जिसने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है, उसका पता मुझे पता है और मैं संतुष्ट हूँ कि जो चीज़ मैं माँगने आया था वो मुझे मिल गया। धन्यवाद। इसकी नैतिक शिक्षा यह कहती है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, बहुत सुंदर। इसी के साथ में आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और हम बच्चों का आशीर्वचन प्रदान करें। मेरी आवाज आ रही है अर्चित जी? जी सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उमंग उल्लास और उजास के साथ आपने संचालन किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आप। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी कहानी हमें, प्रिय कहानी हमें सुनाएं। अर्चित जी। जी धन्यवाद सर। मेरी कहानी का शीर्षक है दीपू ने कर दिखाया। दीपू एक 10वीं कक्षा का छात्र था, जो रेसलिंग में बहुत ही माहिर था। वो एक ऊंची कद-काठी वाला बच्चा था। उसकी लंबाई कम से कम 6 फीट थी। वह रेसलिंग बहुत ही अच्छा करता था। उसके स्कूल में सबसे अच्छा रेसलर वही था और बहुत ही जगह उसकी ख्याति प्राप्त थी उसको कि ये रेसलिंग बहुत अच्छा करता है। एक दिन उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। भाषण प्रतियोगिता में उसने भी भाग लिया। तो दीपू ने भाग लिया। उसने भाषण दिया नारी शक्ति पर। नारी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो नारी शक्ति के खिलाफ, नारी के खिलाफ है,
उनको कैसे खत्म किया जाए, उस पर उसने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उसने कहा कि हमें नारी को शक्ति देनी होगी, नारी को बढ़ावा देना होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। आज बुरा जैसे समाज में बहुत ही गुंडे बढ़ चुके हैं, बहुत ही सारे गुंडे हैं जो नारी को गंदी नजरों से देखते हैं। उसे हम कैसे हटाएं और कैसे सुरक्षा की जाए नारी की, इसलिए उसने इस पर बहुत ही अच्छा भाषण दिया। यह भाषण सुनकर उसके प्रधानाचार्य बहुत खुश है, उसके लिए बहुत ही तारीफ करी। बच्चों ने भी बहुत अच्छी तालियां बजाई। वह हमेशा ही स्कूल बस से जाता था, चल के जाता था, बस से बहुत ही कम जाता था। उसको बस में उतरना चढ़ना बहुत ही अच्छा नहीं लगता था, उसे चलना अच्छा लगता था, पैदल चलना। बहुत से बार बच्चे उसका मजाक उड़ाकर कहते थे कि तुझे पैसे की कमी है क्या कि तू चल के आता है। उसने बहुत सी बार उनको टाल देता था और कई बार उनको जवाब देता था कि ये बस में उतरना चढ़ना और बस में जाने जितना समय में तो मैं घर पे 2 बार घर पे चला जाऊं। तो ये उसने जवाब देता था और इसी के साथ वो जब घर छुट्टी हुई तो घर पे जा रहा था, तब उसे एक बस निकली उसके आगे से और दो लड़के और 2 लड़कियां कॉलेज की बस से उतरे। वो कॉलेज के ही बच्चे थे। लड़के बहुत गुंडे जैसे थे और लड़कियां अपने घर की ओर जा रही थी। जैसे ही वो लड़की जा रही थी घर, एकदम से एक लड़का गाड़ी पे सामने आया और उससे गंदी गंदी बातें करने लगा। उससे गंदी से अच्छे से पेश आने नहीं लगा। वह बोलने लगा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? तो उसने लड़की ने नहीं भैया करके टाल दी। तो उस लड़के को बहुत ही बुरा लगा, उसने भैया बोल दिया, लड़की ने भैया बोल दिया, तो लड़के को बहुत ही बुरा लगा। उसने फिर और गंदी भाषा में बात करना शुरू कर दी लड़के ने। फिर दीपू उनकी बातें पूरी ध्यान से सुन रहा था, उनके पीछे ही चल रहा था। उसको बहुत ही गंदा लगा। उसने जोर से एक थप्पड़ मार दी लड़के को। लड़का बोलने लगा कि तुझे क्या दिक्कत है बीच में, तू क्यों बीच में आ रहा है, तू है कौन? उस लड़के ने बोला कि दीपू ने बोला मैं कोई भी हूँ, आपको क्या मतलब? आप इनको ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं? उस लड़के ने बोला तेरे क्या है, तू जा, और उसे भी हर कुछ कहने लगे। फिर लड़कों का दिमाग और गर्मा गया। उन्होंने दीपू को मारने की कोशिश भी की। दीपू नीचे हो गया और उनको एक और मुक्का मार दिया। दीपू रेसलर था, इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से उनसे लड़ पाया। और इतने जब 2-4 लड़के लड़ाई करने लग गए, तब पास में से पुलिस की जीप निकली। पुलिस वालों ने देखा कि ये लड़ाई कर रहे हैं। अचानक उनमें से 4 पुलिस वाले उतरे और उनसे बात की। दीपू ने सारी बात संक्षिप्त में पुलिस वालों को बताई और पुलिस वाले उन चारों गुंडे मवालियों को उठाकर ले गए। दीपू की इस महानता से लड़कियों ने उससे धन्यवाद कहा और कहा कि तुम हमसे इतने छोटे हो, फिर भी तुम्हें इतना आत्मविश्वास कैसे आया कि तुम हमें उनसे लड़ाई कर सको? दीपू ने कहा कि यह मेरा फर्ज है, मैं समाज की हर नारी, दुनिया की हर नारी की सुरक्षा करूं। भले ही अगर मैं रेसलर नहीं भी होता तो भी मैं सुरक्षा आपके साथ खड़ा रहता। मैं जितना अपनी तरफ से कर पाता मैं उतना जरूर करता। अगले वहां पे खड़े एक अधेड़ अवस्था के आदमी ने उससे दीपू से बात करी और कहा कि मैं तुम्हारे पर बहुत गर्व करता हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चे समाज में होना बहुत जरूरी है और ऐसी मानसिक सोच बहुत ही अच्छी है।
वो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वीरता पुरस्कार के लिए आगे प्रशासन में तुम्हारा नाम जरूर दूंगा। ये दीपू की यह बात सब तरफ फैल गई थी। स्कूल में भी पता चला कि उसने इतना साहस से उन लड़कों को मारा, तो प्रधानाचार्य बहुत खुश हुए। प्रधानाचार्य जी इतने खुश हुए, उन्होंने सुबह सुबह प्रार्थना के समय उसे बहुत शाबाशी दी, उसे बहुत सम्मानित किया और सारे बच्चों से कहा कि हम सभी को दीपू जैसा बनना चाहिए। इससे यही शिक्षा बनती है कि हमें भले हम रेसलर ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना नारी के लिए करना चाहिए और हर जने के लिए करना चाहिए। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी, संदेश परक कहानी, और आपकी कहानी में जिज्ञासा अंत तक विद्यमान रही कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। कहानी में यही होना चाहिए। कथानक में यद्यपि नयापन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा रस एकदम आज से अंत तक जिज्ञासा, आगे क्या होगा। और उस दीपू ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया। बड़ी संदेश परक कहानी है और बच्चों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाली कहानी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अच्युत जी आपको, सुंदर कहानी के लिए, संदेश परक कहानी के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आज की हमारी इस कहानी वाचन कार्यशाला में अनेक बच्चों को प्रतिभाग कर और बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से प्रतिभाग किया, अच्छी अच्छी कहानियां सुना, पाठ्य पुस्तक से अलग कहानियां सुनी। एक दो कहानियां पाठ्य पुस्तक की थी, बाकी पाठ्य पुस्तक से बाहर की कहानियां थी, संदेश परक कहानी। पाठ्य पुस्तक की वही बदलू चाचा वाली कहानी थी, जो कि वसंत भाग 1, 2, 3 किसी में एक भाग में है, जो कि मैंने भी पढ़ी है। कामता नाथ जी की कहानी है। बाकी कहानियां जो हैं लोक कथाओं से ली गई हैं, लोक जीवन से ली गई हैं। बहुत अच्छी कहानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने बड़े हाव भाव के साथ सुना। अब झोपड़ी, बकरी, बच्चे, भेड़िया, भेड़िए की आवाज में बोलना, उसमें मिठास लाना, बकरी, बच्चे, झोपड़ी, ये इस कहानी के जो कहने का अंदाज है बच्चों को बहुत निराला। इसी तरह से प्रभास देवतला कहानी, व्यापारी मंत्री बन गया, व्यापारी और मंत्री और कैसे राजा, और ये सब बड़े हाव भाव के साथ सुनाए। उनकी कहानी में कथानक से अधिक हाव भाव दिखाई दे रहा था, जो छोटे बच्चे के लिए काफी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी बात। इसी तरह से रुद्रांश पंत ने जंगल, सांप और चींटों वाली कहानी सुनाई। चींटियां बड़ी छोटी होती हैं, सांप को उन्होंने सबक सिखा दिया। रुद्राक्षी तिवारी ने एक कौवा और लोमड़ी की कहानी सुनाई। लोमड़ी को भूख लगी थी और कौवे को उसने कैसे बेवकूफ बना दिया। आंगनवाड़ी की छात्रा है काव्या पांडे ने एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, आ रहे हैं मंच पर सुना रहे हैं। और इस तरह से सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, छोटे बच्चों को विशेष रूप से, क्योंकि यूकेजी का बच्चा है वो कहानी सुना, याद करके आ, मंच पर आप एक बार जब मंच पर आ जाते हैं तो आपकी झिझक बोलने की हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, पैदा हो जाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी लक्षिता ने कर रही है, कक्षा 4 की छात्रा हैं, पिथौरागढ़ से हैं। मैं लक्षिता जी को अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नेट चला गया था, मैं उनकी कहानी नहीं सुन पाया, उन्हें संभवतः आमंत्रित किया गया था, उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई है, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से। और पल्लवी बिष्ट जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, मैं उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शानदार वक्तव्य के लिए बधाई देता हूँ। और उन्होंने बहुत मजेदार कहानी सुनाई, लाख की चूड़ियां, जो जिसकी मैंने चर्चा की, कामता नाथ जी की कहानी है, अच्छे लेखक, प्रसिद्ध लेखक थे उस जमाने के। और लाख की चूड़ियां कि कैसे मशीनी युग ने, पूंजीवादी युग ने आम आदमी को बेरोजगार कर,
लोग लाख की चूड़ियां पहनना पसंद करते, लेकिन धीरे धीरे कांच की चूड़ियों का युग आ गया, प्रचार का, प्रसार का। जब ये कांच की चूड़ियां अगर टूट जाए, लगने पर घाव कर देती, फिर भी एक फैशन है। और गरीब बदलू का जीवन बेरोजगारी में बीतता है, गरीबी में बीतता है, और उसका रोजगार छिन जाता है। बहुत सुंदर कहानी, संवेदना के बारीक तारों को झंकृत करने वाली कहानी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई पल्लवी विश जी को। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती मीना सिंह सोलंकी जी हैं, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और एक वरिष्ठ कहानी लेखिका हैं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की, और जिस बच्चे ने आपके वक्तव्य तक जो कहानी सुनाई थी, उस कहानी पर आपने की चर्चा की और उस पर सकारात्मक टिप्पणी की। आपने इस बात को भी रेखांकित किया कि जब आप बच्चे कहानी लिखें या कहानी सुनाएं, तो उसमें थोड़ा हास्य हो, संवेदनशीलता हो, रोचकता हो, और ये ध्यान रखें कठिन शब्द ना हो। एक बच्चा बनकर जैसे कहानियां पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसी तरह से आप कहानी लिखें। बड़े बड़े लोग जो बच्चों की कहानियां लिखते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें बच्चा बनकर के कहानी लिखना हो, बच्चे की भाषा में लिखना, जिसको बच्चा समझ सके, जो कहानी बच्चों तक पहुंच सके। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी भी बनी हुई है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आभार है आदरणीय सोलंकी मैडम। आज के इस कहानी वचन कार्यशाला में उत्तराखंड से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन की तरह जुड़े, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कहानी हमारी सबसे पुरानी विधाओं में से एक प्राचीनतम विधा। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जो बिल्कुल जिसे अक्षर का ज्ञान भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी कहानी सुना सकता। दादी नानी की कहानियां ऐसे ही तो परंपरा से मौखिक रूप से आगे हमारे साथ बढ़ती आई, समय के साथ उनमें बदलाव भी होता गया। आपने इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं से जो बच्चे जुड़ते हैं, एक बार जुड़ने के बाद उनकी हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो गई, और इसीलिए ये कार्यशालाएं बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई। लेकिन बच्चों के संदर्भ में आदरणीय आकाश सारस्वत जी हमेशा इस बात को पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं। पुस्तकालय से जाकर के उन पुस्तकों को ले आना है, पढ़ करके वो जो विचार हमें प्रभावित कर रहे हैं, महापुरुषों की जीवनी का जो अंश हमें प्रभावित कर रहा है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास। देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई चमक पैदा हो गई है, एक नया चुंबकीय व्यक्तित्व विकसित होता जा रहा है। मैं आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, और उनकी टिप्पणियां मार्गदर्शन भी करती। उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात और नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय भवानी शंकर जी, आदरणीय नेहा कोहली मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय पूनम पंत मैडम, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय दीपक पांडे जी, आदरणीय सोनू प्रेती मैडम, आदरणीय हेमा बिन तिवारी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी,
आदरणीय गीता उप्रेती मैडम, आदरणीय रिया भोज मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और यूकेजी के बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे, आज कक्षा 2 के बच्चे आज इतनी सुंदर कहानियां सुना रहे हैं, हाव भाव के साथ कहानियां सुना रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत जबरदस्त पूर्वाभ्यास के बाद ही मंच पर आए, तो अभिभावकों का सहयोग यहाँ दिखाई देता। अभिभावक महत्वपूर्ण कड़ी है जो अनिवार्य संसाधन जुटाने के बाद, जैसे लैपटॉप है, वाईफाई सुविधा है, एंड्रॉइड फोन है, इस सबके एकांत कक्ष है, पूर्वाभ्यास भी कराते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि मंचों से जुड़ें, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद जो बच्चा एक बार इस मंच से जुड़ जाएगा, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो यहाँ ही नहीं बल्कि विद्यालय में भी बहुत अच्छा काम करेगा। क्लास में, कक्षा में अध्यापक से प्रश्न पूछेगा, प्रश्नों का जवाब देगा जो अध्यापक प्रश्न पूछेंगे, और विद्यालय से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगा। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। उनके इन प्रयासों को उत्साह वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम कर देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही श्री अर्चित सिंघवी जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अर्चित जी आभार सर। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। अशोक कुमार नेगी सर। जी अर्चित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो बाल प्रहरी मंच पर आज की कहानी वाचन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का निरंतर चलने वाला 1190वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नीना सिंह सोलंकी जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से आज हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर आज सक्रिय सहभागिता कर बच्चों के बीच में जो प्रस्तुति दी है और बच्चों का मार्गदर्शन किया है, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की है, बच्चों की जो प्रतिक्रिया है उसको सराहा है और उन्हें मोटिवेट किया, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आपका भी स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी लक्षिका जी, जो डीडी हाट पिथौरागढ़ से हैं और जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। उदयपुर राजस्थान से सेंट पॉल स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थी श्री अर्चित सिंघवी जी, आपके सुंदर संचालन के लिए आपको एक बार पुनः हम बधाइयां देते हैं और आपकी प्रस्तुति के लिए भी हम आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं और कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हैं अर्चित जी। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में लावण्या देवतला जी, महिमा धोनी जी, रुद्रांश पंत जी, खुशी भोज जी, नेहा कर्णपाल जी, कार्तिक खरबोला जी, रुद्राक्षी तिवारी जी, काव्या पांडे जी जो कक्षा यूकेजी से हैं, प्रभास देवतला जी कक्षा 2, योगिता जोशी जी कक्षा 5 पिथौरागढ़ से। आप बच्चों ने आज की कार्यशाला में जो कहानी का मौखिक वाचन किया, उसके लिए आप सभी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं और बाल प्रहरी मंच पर जो अभिभावक गण है उनका भी हम साधुवाद करते हैं कि उनके मार्गदर्शन के बगैर बच्चे जो हैं इस प्रकार से मौखिक वाचन करने में महारत हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि बाल प्रहरी मंच पर बच्चे निरंतर जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ ही साथ
विभिन्न विधाओं में सहभाग करते हैं, अपने दोस्तों की प्रतिक्रियाओं को, उनकी प्रस्तुतियों को देखते हैं और उनसे एक-दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और संसार में जो ये लर्निंग प्रोसेस होती है, हम एक-दूसरे की चीज़ों को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप सभी बच्चों की इन प्रस्तुतियों के लिए हम आप सबका एक बार अभिनंदन करते हैं और परिवार के सदस्यों का भी हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं, उन्हें साधुवाद प्रेषित करते हैं। हमारे कक्षा विद्यालय के जो गुरुजन होते हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच पे जुड़ते हैं और योगदान देते हैं, उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मैं हमेशा की तरह बाल प्यारी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामप्रद पांडे जी, आप सबकी जो एक बच्चों के प्रति स्नेह ज्ञापित करने की और मार्गदर्शन देने की एक अनूठी कला है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ और आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से हम निरंतर जुड़ते हैं और बाल प्यारी मंच पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आदरणीय उदय जी ये मंच उपलब्ध कराते हैं। उनको हम कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्यारी मंच पर चैट बॉक्स पर जो प्रतिक्रिया देने वाले हमारे जो साथी हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभयामिनी के साथ मंच में अर्चित जी को सौंपता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अर्चित जी। जी, आभार सर। इसी के साथ प्रेरणा के पुंज है आप, कुसुमन के कुंज है आप, जिनके तेज से अलौकिक है जग, वो प्रकाश का पुंज है आप। इसी इन पंक्तियों के द्वारा मैं आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर को आमंत्रित करता हूँ, वो उनको मंच सौंपता हूँ। धन्यवाद। जी, अर्चित जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। जैसा निधि सर ने भी कहा, बहुत सुंदर प्रस्तुति भी आपने दी, तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आप बहुत समय-समय पर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती शीना सोलंकी जी का नीना सोलंकी जो कि भोपाल से हमारे बीच में आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी अतिथिगण, साहित्यकारगण, शिक्षकगण और अभिभावक, बच्चे हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, आप सबका स्नेह बना रहेगा। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो हम आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला है, कल के लिए भी सब आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार पुनः आज छूटे हुए साथी तो कोई है नहीं, सभी मित्रों का आभार, स्नेह और शुभ रात्रि।